हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हालांकि मेरे पीछे में मेरी स्लाइड नहीं लगी हुई है, बट आप इस चेहरे को पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत कमी है, फिर भी मैं बता दूं कि मेरा नाम सावन है। थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, थोड़ा अलग सा नाम है, और इसके पीछे एक रोचक कहानी है कि मेरा नाम ऐसा क्यों हुआ। ऐसा था कि जब मैं पैदा हुआ तो जुलाई का सीज़न था, बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा था। और अगर आप में से कोई गांव में रहे हो या गांव की जिनकी संस्कृति रही हो, उन्हें ये पता होगा कि एक सीज़न आता है गांव में, सावन भादो का। इन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जुलाई वुलाई वही सीज़न होता है, लगभग लगभग सावन इंटर करने वाला होता है। तो उस समय मेरे पेरेंट्स को लगा कि सबसे ईजिली नाम जो अडॉप्ट किया जा सकता है वो सावन है, उन्होंने रख दिया। और फिर मैंने इसमें कभी कोई बदलाव नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल, जिसमें कि जिसको इंग्लिश आप जानते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। 25 क्वेश्चन उस सेक्टर से पूछे जाते हैं, और उस 25 सेक्टर्स में से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और इसके अलावा वर्ड करेक्शंस, जो वर्ड पावर के आपके हैं, वो कम से कम 7 से 8 मार्क्स कैरी करते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक वर्ड पावर अच्छी है, देन यू कैन गेट ए गुड मार्क्स इन एसएससी, सीजीएल, जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशंस आते हैं। आप में से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक और यूट्यूब पर ऑनलाइन हो जाएं, मेरे साथ जुड़ें, ताकि हम आपके साथ इंटरेक्ट करके ज़्यादा अच्छे से इस क्लास को लाइव करवा सकें, चला सकें, इंटरेक्ट कर सकें। फ्रेंड्स, जब मेरे साथ आप इंटरेक्ट होंगे, आपकी जो भी डाउट्स होगी वो आप कमेंट सेक्शंस में डालेंगे, मैं आपको अच्छे से समझ पाऊंगा। जो कन्वर्सेशन होता है, देखिए आमतौर पर जो कम्युनिकेशन गैप क्या है कि मैं आप ऑफलाइन तो हूँ नहीं, मैं ऑनलाइन हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। तो इसका एक ही तरीका है, कमेंट सेक्शंस, कि आप उसमें लिखें कि सर ये बात है, ये जूम नहीं हो रहा है, या ये चीज़ें दिख नहीं रही है, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, तभी मैं आपको इसमें से क्लियर कर पाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वर्ड याद करना ही एसएससी सीजीएल में आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले जा पाएगा। बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस वर्ड को समझें। डिम्पल ठाकुर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो और भी जो हैं वो, चाहे जो फेसबुक पर, देखिए मैं टेक्निकली थोड़ा सा वीक हूँ, तो मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, हो सकता है कि मैं आपका उस समय जवाब ना दे पाऊँ, बट बाद में ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द क्लास। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि वर्ड पावर की ताकत क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, कि मान लें कि आप जिस एज में हो, मुझे नहीं पता किस एज में आप हैं, तो हो सकता है कि आपकी कोई बिलव्ड हो, आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, बट आप नहीं जानते हैं कि जो कॉफ़ी है इसे कैपेचिनो कहते हैं। सो आप वेटर को कैसे कहेंगे? आप ये तो नहीं कह सकते हे ब्रिंग दैट, आप बता नहीं पा रहे वो क्या है। बट आपकी अगर वर्ड पावर ठीक ठाक है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, तो बट आप कह सकते हैं हे प्लीज 1 कैपेचिनो। आप जानते हैं कि कैपेचिनो इसे बोला जाता है, इसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, और कैपेचिनो मीन्स कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का एक प्रकार होता है। आप बोल सकते हैं हे 1 कैपेचिनो, डोंट नीड एनी ग्रामर। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर रूल्स बिल्कुल बेकार होते हैं, आपको ग्रामर रूल जानने ही नहीं चाहिए। वर्ड पावर के सामने ग्रामरिटिकल इरर्स या ग्रामर रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से बिलो होते हैं। और जो एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के पूछे जाते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो आपका वर्ड पावर टेस्ट करने की कोशिश करती है, चाहे क्लोज टेस्ट के माध्यम से हो, या फिर वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, फ्रेजल वर्ब हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। आप जिस सेक्शन में जाना चाहें वहाँ पर वर्ड पावर की जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द बिगिन। मैं एक बार देख लूँ कि सर कोई फेसबुक पर भी हो। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस सेक्शंस में कुछ ऐसे वर्ड चुने हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, मैंने आपको कहा है कि जो आपका सिलेबस है और जो आपका प्रीवियस ईयर है, वो दोनों आपके लिए लाइट हाउस का काम करते हैं। मैं एक बार आपको एसएससी, सीजीएल का या एसएससी का सीजीएल समझा दूं। देखिए मोस्टली फ्रेंड्स, इनमें एंटोनिम्स होती है, सिनोनिम्स मीन्स उल्टा शब्द और समानार्थक शब्द जिसे आप हिंदी में कहते हैं। क्लोज टेस्ट होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे आप कहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां सेंटेंस गलत दिया होता है उसे सही करना होता है। कॉमन इरर्स, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं या लिखते हैं उसमें से कुछ इरर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं।
उसके बाद जो और अगला सेक्शन होता है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होता है, किसी एक सेंटेंस में गलती दी होती है वहाँ से सही करना होता है। क्लोजेस दिए होते हैं, पैराग्राफ होता है जिसमें से कुछ कुछ खाली स्थान होते हैं जिन्हें भरने होते हैं, और कुछ एग्जामिनेशंस में कंप्रीहेंशन भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंस की बात करें तो उसमें पैसिव वॉइस, नरेशन, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टेक्स्ट, तो जितने ग्रामर के रूल है और जितने वर्ड पावर है मोस्टली ये दोनों आपको टेस्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला वर्ड है एडोमनिस। व्हाट मीन्स एडोमनिस? अब देखिए, अगर आप सिंपल से ये वर्ड याद कर लेते हैं, एडोमनिस मीन्स डांटना। अब देखिए, डांटना का तो स्कॉल्ड भी होता है, एडोमनिस भी होता है, रिबुक मतलब भी फटकारना होता है। अब प्रॉब्लम से ये फिर आपके सामने आएगी कि एडोमनिस, रिबक और स्कॉल्ड में कैसे अंतर पैदा करें। सो देख लें, एडोमनिस रिप्रीमेंड फ्रिमली। रिप्रीमेंड फ्रिमली मीन्स फ्रिमली मजबूती के साथ मना करना, इनकार कर देना, डांट देना, नहीं ये नहीं हो सकता, दैट्स कॉल्ड एडोमनिस, फटकारना जिसे आप कहते हैं। तो आप अगर किसी को फटकारे उसके एंटोनिम्स प्रेज, प्रशंसा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रीडिलेक्शन। व्हाट मीन्स प्रीडिलेक्शन? देखिए, एक नया वर्ड है। एडोमनिस तो ऐसा वर्ड है जो आप अक्सर किताबों में पढ़ लेंगे या कहीं ना कहीं पेपर, सबसे अच्छी इंग्लिश सीखने का एक तरीका होता है कि आप अखबार को पढ़ें। तो एक वर्ड है प्रीडिलेक्शन, अ प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, ए बायस इन फेवर ऑफ समथिंग। जब आप इस तरह से वर्ड को तोड़ के याद करते हैं, मीन्स वर्ड के एक मीनिंग्स निकाल लेते हैं फिर उसके बाद याद करते हैं, तो उसमें आपको फायदा क्या होता है? आप कई वर्ड, जैसे आप देखें यहाँ पर वर्ड आपको दिखाई दे रहा है प्रेफरेंस, और अगर स्पेलिंग रूल्स में आप जाएं तो वहां पता चलेगा कि प्रीफर में एंस लगता है, ए नहीं लगता। तो अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि स्पेलिंग में आपके काम आ जाए। एक और वर्ड आपको नया मिल जाएगा, बायस, बहुत कॉमन वर्ड है। सो व्हाट मीन्स बायस? आप किसी आइडिया के प्रति बायस हो सकते हैं, किसी, इसे आप प्री कन्विंस आइडिया कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे आप जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ या अपने कलीग से मिलता हूँ तो उनके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक जो एसएससी का पार्ट होता है वो इंग्लिश होता है, और उनके दिमाग में ये बातें बैठी होती है कि इंग्लिश इज मोस्टली टफ, बहुत टफ होती है। इंग्लिश बिल्कुल टफ नहीं होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सच बात नहीं होती, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, हाँ कुछ जरूर पूछा जाता है। और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं आती, जो चीज़ें आती हैं वो आपके आउट ऑफ नॉलेज आ सकती है, आउट ऑफ माइंड आ सकती है। सिलेबस एसएससी ने दिया हुआ है और उससे बाहर वो नहीं जाती है। सो सिलेबस भी बहुत छोटा है, अगर हम थोड़े से वर्क करें और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, और आप भी अगर मेहनत करें, ये नहीं कि मैं बता रहा हूं बस इसी से सब कुछ हो जाएगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं ऐसा बिल्कुल नहीं हो होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। सो प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, ए बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज़ के पीछे, जैसे अगर आप इसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कब देखेंगे, आप ऐसा अगर कोई गाँव रहते हो या फिर शहर में भी रहते हो, आप किसी चौक चौराहे पे चले जाएं। अब एक आदमी वहां अगर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, दूसरा कहेगा अरे नहीं वो तो बुरा है। जो बुरा है उसके पास 10 तर्क है, 10 लॉजिक है, 10 लॉजिक है, जो अच्छा बोला उसके पास भी 10 लॉजिक है। अब दोनों अगर आप इनकी बातें सुने आपको लगा ये सही है, उनकी बातें थी ये सही है, दोनों के प्रति दोनों किसी एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दैट्स कॉल्ड बायस, दैट्स कॉल्ड प्रीडिलेक्शन, मीन्स इसी को हम कहते हैं पूर्वाग्रह, किसी भी चीज के प्रति जबरदस्त पूर्वाग्रह। तो आप इसका देख सकते हैं डिसलाइक। यहीं पर मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, जैसे मैं अगर पूर्वाग्रह कहूं तो पूर्वाग्रह का डिसलाइक कैसे हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि एक मोदी को नापसंद कर रहा है, वो भी डिसलाइक है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्रेफरेंस ऑफ स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, इस मीन्स दैट्स मीन्स प्रीडिलेक्शन मीन्स यू लाइक समथिंग, लाइक कॉफी, हम कॉफी पसंद करते हैं, आप चाय पसंद करते हैं, वो मेजर डिसलाइक, आप नापसंद करते हैं। देखिए हेट अलग सेंस में आता है, आप किसी पर्सन से हेट करते हैं। हेट मीन्स कि आप उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक मीन्स यस ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेट व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम। कृष्ण गुड आफ्टरनून, सावन से गुड आफ्टरनून। डिम्पल ठाकुर, इसका हिंदी मीनिंग क्या है सर? प्लीज़ आप उस वर्ड को मुझे बताएं जिसका आप हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं, तो मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो बायस मीन्स पूर्वाग्रह, कि किसी भी एक प्री कन्विंस आइडिया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड प्रोटेन, टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और इजीली। फिर से मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड देखें, अब ये वर्ड थोड़ा नया है, तो एसएससी कुछ ना कुछ एग्जामिनेशंस कुछ ना कुछ उसके ऐसे आते हैं जो आपको वर्ड पावर टेस्ट करते हैं, और ये वर्ड ऐसा है जो आपने जल्दी सुना नहीं होगा कि प्रोटीन क्या होता है। इस वर्ड को आप अक्सर कंफ्यूज भी कैसे करेंगे, आप इसे प्रोटीन पढ़ सकते हैं,
बिल्कुल, अगर आप आराम से पढ़ना चाहें तो आप इसे प्रोटीन पढ़ सकते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। सो प्रोटीन मीन्स टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और इजीली, एक ऐसी प्रवृत्ति जिसके अंतर्गत आप बात बात पर अपनी बात बदल सकते हैं, अपनी प्रवृत्ति बदल लेते हैं, अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं, अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पर मान लें कि अगर घर से आपके कॉल आ गया, अब फ़ोन है, पेरेंट्स ने फ़ोन किया, हाँ हेलो, हाँ पापा ठीक, रखता हूँ, 500 भेज देना, कमी है, आपने रख दिया। और अगर उनका कॉल आ गया जो आपकी हैं, जिन्हें आपने बहुत मेहनत से पाया है, तो आप फिर घंटों बात कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड प्रवृत्ति, जो बदलने की होती है, बात स्विच ऑफ करने की। दैट्स कॉल्ड प्रोटीन, टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और ईजिली, कि आप आराम से अपनी, जिसे ये जो प्रवृत्ति होती है कि बात बात पर चीज़ों को बदलना, आसानी से बदल जाना, जिधर चाहे उधर घूम जाना, एंड इट्स कॉल्ड अनचेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे हम सब में एक प्रवृत्ति होती है, हम सब में एक प्रोटीन बिहेवियर क्या होता है, आप लोगों की बातों को सुनते हैं कि अरे यार एसएससी करना, इंग्लिश ऐसा है भाई, चल आरआरबी ग्रुप डी करते हैं, आप आरआरबी तैयारी के लिए बैठ जाते हैं। कुछ लोग से आप मिलेंगे तो वो, जैसे स्टार्टिंग में जब यूपीएससी की तैयारी की जाती है तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पहले 4-5 महीने में तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस हो ही गया। फिर कोई उन्हें आगे बताता है कि अरे बहुत टफ है, या 1-2 एग्जामिनेशन देने के बाद उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, चलो एसएससी कर लिया जाए। ये प्रवृत्ति अनचेंजिंग मीन्स आप चेंज नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन टोटो। सो अगला वर्ड है इन टोटो। फिर से एक वर्ड देखें, इन टोटो मीन्स एज ए होल, पूरा, एक संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपके विषय में एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ, एंटोनिम्स, अगर मैं फिर आपको एसएससी सीजीएल के दूसरे भी पार्ट्स पढ़ाऊँ, जैसे कि जो कॉमन एरर्स होते हैं, जो वर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, वो सब भी पढ़ाऊँ, दैट्स वी कॉल दैट कि इन टोटो, एज ए होल, कि मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। एंड इट्स गोज टू पार्टियली, पार्टली, पार्शियली मीन्स अलग अलग, इधर बांटा गया, इधर बांटा गया है, इधर बांटा गया। एज ए होल सिंपल से आप समझते हैं, किसी भी चीज को हम पूरा होल, एक पूरा लेते हैं और जब हम उसे बांट देते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टियली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्पेयर। व्हाट मीन्स डिस्पेयर? द कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप। देखिए, अब डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। निराशा तो एक तरह चलिए ठीक है, डिस्पेयर में तो आप कह सकते हैं कि अपवाद टाइप का, कि द कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप। आप में से कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और बड़े आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग क्रिकेट मैच खूब देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं फ़ायदा क्या होता है, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला। लंबे हो सकता है आप में से कोई क्रिकेटर बनना चाहते हो तो वो देखें। तो उसमें आप मान के चले कि इंडिया मैच खेल रही है और जो फाइनल इनिंग है, जो फाइनल जीतने के लिए एक बॉल पर 22 रन है, और ये आपको पता है कि एक अच्छा बॉलर मान लें मिचेल स्टार्क के सामने है, तो आपको क्या लगता है वो नो बॉल करेंगे? चले वो नो बॉल भी कर दें तो अगली बॉल तो फिर फ्री हिट, वो भी नो बॉल करें, ऐसा संभव नहीं होता है। तो आप कंप्लीटली लॉस में समझ जाते हैं कि इंडिया गई, आपका होप खत्म। दैट्स कॉल्ड दैट डिस्पेयर, आई एम डिस्पेयर। और इसका क्या होता है? होप। डिस्पेयर मीन्स निराशा, होप मीन्स आशा, कि आपको थोड़ी सी आशा बंधी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरिड। व्हाट मीन्स एरिड? फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए, इंग्लिश बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसे आप बड़ा सीरियसली ले लें या बहुत टफ होती है। आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर स्पेस एक्स का नाम सुना होगा या टेस्ला का नाम सुना होगा। इसके जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क है। तो अगर आप में से कुछ नहीं सुने तो सर साथ में हिंदी में या डिम्पल ठाकुर जी, आई एम रियली सॉरी कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप तक बातें नहीं पहुँच रही है। डिस्पेयर मीन्स हो रहा है कि निराशा, और होप मीन्स आशा। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि मैं अगली बार पहले ही वर्ड बता दूं। तो जो स्पेस एक्स है वो एक ऐसी एजेंसी है, जो निजी एजेंसी है, जो अंतरिक्ष में जाती है। मीन्स आप स्पेस मतलब अंतरिक्ष समझते हैं, और स्पेस अंतरिक्ष में उनके अपने प्राइवेट रॉकेट जा रहे हैं। तो एलन मस्क का जो स्टेटमेंट था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज के ज़माने में, इन दिस जो अभी वर्ल्ड चल रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कुछ भी दुनिया में सीखने के लिए आपको किसी भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की या बहुत ज़्यादा संसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यूट्यूब, और सारे अच्छी चीज़ें बहुत ही सस्ते चीज़ों में उपलब्ध है। आप वहाँ से इसे देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ें मैं आपको वही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा पेड क्लासेज ही लें, बहुत हाइपर क्लासेज लें, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। आप काफ़ी चीज़ें, कंटेंट ऐसे अवेलेबल हैं जो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मैं बताते चलूँ। एरिड, हैविंग लिटिल और नो रेन टू ड्राई, और बैरन टू सपोर्ट वेजिटेशन। मीन्स एरिड होता है कि इतना कम पानी, इतने कम बारिश की, इतना ज़्यादा सूखा,
कि ये किसी भी वेजिटेशन को, वनस्पति को उगने में सहयोग ना कर। देखिए, ये वेजिटेशन का मतलब आप वनस्पति समझे, है ना, इसका मतलब कहीं से वेजिटेबल या सब्जियां नहीं होती। तो इतनी कम बारिश, इतना सूखा कि बिल्कुल नहीं के बराबर पानी, हैविंग लिटिल और नो रेन, देयर इज नो रेन। सो फिर अगर आप पहाड़ी स्थानों में जाते हो, मरुस्थल वगैरह में जाते हो, तो आपको वहाँ पे देखेंगे बहुत कम वेजिटेशन है, बिल्कुल नहीं है। और एरिड उस सिचुएशन को कहते हैं जैसे 2 साल पानी ना हो, फिर वहाँ पे वनस्पति उगने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो ना हो, दैट्स कॉल्ड वेट। फिर से मैं आपको फ्रेंड्स समझाना चाहूंगा कि वेट मीन्स गीला, लेकिन ये गीला वो नहीं कि आपके कपड़े गीले हैं या कुछ और चीजें, हालांकि उस सेंस में भी वेट का प्रयोग होता है। बट यहाँ पे आपको एरिड के साथ, जब मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एसएससी में क्या पूछे जा रहे हैं ऑप्शंस के साथ, तो मैं आपको ये भी उसमें बताऊंगा कि जो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, आपको चारों ऑप्शंस देखने होंगे, चारों ऑप्शंस को विजुलाइज करना होगा, चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझना होगा और फिर जाके आप उसके सही आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, कर्टेल, reduce in extent or quantity, impose a restriction on, what means curtail? curtail अगर आप ऐसे भी देखें तो ये curtail, reduce in extent और quantity, आप किसी चीज को कम कर देते हैं, किस पे, किसी की क्वांटिटी कम कर देते हैं या फिर किसी का लेंथ कम कर देते हैं। मान लें कि आप एक एग्जामिनेशन जाते हैं, आपने बोर्ड दिया होगा या कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जहां लिखा होता है कि ओनली 300 वर्ड्स, सिर्फ 300 वर्ड, तो क्या किया गया, कर्टन कर दिया गया निश्चित काट छांट के। या फिर आप एक लेख लिखते हैं जो 1000 शब्दों का हो और आपके टीचर कहते हैं नहीं नहीं इसे 500 शब्दों में ही लाओ, इतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो आप उसे कर्टन करते हैं एक्सटेंट को या फिर किसी चीज़ को कम करते हैं, दैट्स कॉल्ड दैट कर्टन। एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप किसी पर प्रतिबंध भी लगाते हैं, जैसे अगर आप देख लें कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, उन पे हमारे मौलिक कर्तव्य एक तरह से कर्टेन लगाते हैं, या मौलिक अधिकार भी जो आपके हैं, जब इमरजेंसी का सीन आए तो फिर वहां पे कर्टेन लगाया जा सकता है, दैट्स कॉल्ड इनलार्ज, बड़ा करना। लार्ज मीन्स बड़ा करना, और इन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है और ज्यादा बड़ा करना। सॉरी फ्रेंड्स, फेसबुक मैं बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप में से जो फेसबुक पर लाइव होंगे, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। जो यूट्यूब पर लाइव हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ। डिम्पल ठाकुर, आई होप कि अब चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी, हो रही होंगी, और अगर प्लीज़ नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में खुल के लिखें। देखिए, अगर आप जैसी चीज़ें मुझे बताएंगे, जैसा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यही मेरा, आपके ही फीडबैक मेरे पढ़ाने का आधार होगा, मेरे बताने का, सॉरी मेरे डिस्कस करने का आधार होगा, उसी आधार पर आप मुझे दिशा दे सकते हैं। सो प्लीज़ आप में से जो भी फील कर रहे हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुल के लिखें। नेक्स्ट है फ्रेंड, convicted, declare someone to be guilty of a criminal offense by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court of law। देखिए कितना आपको समझने की चीज है। कन्विक्टेड मीन्स होता है, वो आज आपकी दूसरी क्लास है, ओके डिम्पल ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। सो कन्विक्टेड मीन्स डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस। देखिए, कन्विक्टेड मीन्स दोषी करार देना, मीन्स कैसा दोषी करार देना, जब आपको किसी लॉ, किसी ज्यूरी, किसी अदालत ने क्रिमिनल ऑफेंस के लिए गिल्टी ठहराया है, वहां दोषी ठहराया है, जब एक जजमेंट दे दिया गया कि हाँ आपने ये क्राइम किया था और अब आपको ये सजा मिलेगी, दैट्स कॉल्ड यू कन्विक्टेड। सोसाइटी नहीं, सोसाइटी अगर आपको ब्लेम करे ये तो बहुत अजीब आदमी है, दैट्स नॉट कॉल्ड कन्विक्टेड, वहां आप दोषी नहीं है। दोषी, कन्विक्टेड का सेंस हम तब प्रयोग करेंगे जब आपको एक जूरी किसी क्राइम के लिए गिल्टी करे, एंड दैट्स कॉल्ड दैट एक्विटेड, फ्री। सारे गिल्टी से आपको फ्री कर दिया गया है, आप उस गिल्टी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जैसे आपने वो काम नहीं किया, दैट्स यू आर एक्विटेड। सो व्हाट, कन्विक्टेड का अपोजिट एक्विटेड। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कभी इसमें ये भी होता है, ब्लेमलेस भी हो सकता है। मान लीजिए का ऑप्शन कैसे एसएससी आपको दे सकती है, कन्विक्टेड, एक तो एक्विटेड वो दे दे जिसका मतलब होता है मुक्त, आपने याद कर रखा है, ब्लेमलेस जिसमें कोई निर्दोष हो, फॉल्टलेस, और एक कुछ और दे दे लॉलेस। अब आपके पास प्रॉब्लम है कि फॉल्टलेस, ब्लेमलेस और एक्विटेड तीनों एक जैसे मिल रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो इसमें बहुत जरूरी होती है कि कन्विक्टेड जैसे आप दोषी मान लें, तो दोषी किस तरह का दोषी, आपको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अगला वर्ड है माइग्रेट, मूव फ्रॉम वन रीजन और हैबिटेट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन और कंडीशन। फ्रेंड्स, अब यहां देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप में से कोई
न्यूज़ वगैरह जुड़े हो या फिर कुछ ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह वर्ड आते हो, तो एक वर्ड आपको आता होगा माइग्रेटिंग, बहुत माइग्रेंट आ रहे हैं, या माइग्रेशन। फ्रेंड्स, ये माइग्रेंट या फिर माइग्रेशन क्या है? माइग्रेंट मूव फ्रॉम वन रीजन, फिर से आप फ्रेंड्स से समझने की कोशिश करें कि एक स्थान से या एक अपने जगह से, अपने आवास से दूसरे जगह जाना, किसके लिए? अकॉर्डिंग टू द सीजन और कंडीशन, या तो कंडीशंस खराब हो जाए या सीजन। जैसे भारत, अगर आप भारत का भूगोल पढ़ते हो आप क्लासेस में, या फिर शायद आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपने जीके के तैयारी करते हो, उसमें आपने देखा होगा कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जो पहाड़ों, गर्मियों में पहाड़ों पर ऊपर चली जाती है अपने सारे को लेके, और फिर दूसरे मौसम में नीचे आ जाती है भेड़ बकरियों के साथ, गुज्जर बकरवाल जैसे कई जनजातियां ऐसी होती हैं। तो एक इन्हें माइग्रेंट कहा जाता है। या फिर कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे अगर युद्ध छिड़ जाए, जैसे सीरिया में जब था ISIS बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, तो बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ आ रहे थे, दैट्स कॉल्ड माइग्रेंट। भारत में भी आपने देखा हाल में रोहिंग्या शरणार्थी थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यांमार में जब उन्हें भगाया जा रहा था बांग्लादेश से, तो वो भारत में असम की सीमा की तरफ आ रहे थे, दैट्स कॉल्ड माइग्रेंट। तो फ्रेंड्स, माइग्रेंट मीन्स रिटर्न, माइग्रेंट मीन्स भेजना, जाना, रिटर्न वापस आना, रिटर्न। और फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्लासेस में कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे तो ये लगेगा कि आप समझ रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगेगा। क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं वो लाइक आप ऐसे समझे कि हाथी को जो 6 अंधे छूते हैं, और हर कोई अपने अपने ढंग से व्याख्या करता है, कह रहे उसका तो पैर ऐसा था, उसका जिसने पैर छुआ होगा वो बताएगा हाथी खंभे जैसा होता है, जिसने उसके कान छुए होंगे बताएगा हाथी सूप जैसा होता है, जिसने उसकी सूंड पकड़ी होगी वो बताएगा हाथी सांप जैसा होता है। तो जो मैं तो यहाँ से बस बिल्कुल उसी ब्लाइंडनेस की तरह हूँ। तो जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेंगे तो आप एक तरह से मुझे आंखें देंगे, जिससे मैं पता कर सकूँगा कि आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो होगी। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट, abundance, a very large quantity of something. What means abundance? देखिए, एक 2 वर्ड इसमें और कन्फ्यूजन्स आते हैं, एक abandon होता है, एक abundance होता है। तो what means abundance? A very large quantity of something, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रचुरता। abundance, जैसे भारत में आप किस चीज़ की प्रचुरता पाते हैं? ऑफकोर्स पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की, या फिर अब तो भारत ने अपनी जनसंख्या नीति अपनाई है, वरना पहले तो ये था कि हम दो हमारे होने दो, अब सेंस आ रही है तो हम दो हमारे दो, खैर इस पे कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। अबेंडेंस, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, जैसे इंडिया में देखें पॉपुलेशन अबेंडेंस, प्रचुर मात्रा में आपको लोग मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे। इसकी तुलना में अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ तो शायद ही वहाँ आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, शहरों में मिल जाएँ, गाँव में बहुत लंबी लंबी दूरी तक आपको लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप एक मूवी देखें जिंदगी न मिलेगी दोबारा, या फिर कुछ और ऐसी मूवी जिसमें हीरो जा रहा है कार से और फिर लंबा सा मैदान होता है, तो फ्रेंड्स उस तरह से चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। एबेंडेंस मीन्स प्रचुर, पर्याप्त, लार्ज क्वांटिटी, और समथिंग मीन्स स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स आपके पास चीज़ें कम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आप कोई जॉब में हैं और जिस दिन आपकी सैलरी मिली, आप एबेंडेंस है, बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं, आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 30 डेज के करीब आने लगेंगे, पैसे आपके कम होने लगेंगे, स्कार्सिटी होने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स आगे चलता हूँ। एरोगेंट, इस वर्ड को आपने खूब सुना होगा कि यार बड़ा एरोगेंट है, उसका तो एरोगेंसी का पूछो मत, उसकी एरोगेंस, बहुत एरोगेंट आदमी है। सो व्हाट मीन्स एरोगेंट, मैं समझूं, हैविंग और रिवीलिंग एन एक्साग्रेटेड सेंस ऑफ वंस ऑन इंपॉर्टेंस और एबिलिटी। सो व्हाट मीन्स एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स घमंड, तो इगोइस्ट मतलब भी घमंडी होता है, आप ईगो मतलब भी समझते हैं। सो हाउ कैन यू डिफाइन एरोगेंट को, हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैविंग और रिवीलिंग एन एक्साग्रेटेड सेंस ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस, कि जो अपनी एबिलिटी है, जो अपनी क्षमता होती है, उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। फॉर एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें थी जब आज से 1-2 साल पहले, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जमुई, तो वहाँ का एक मैदान है जहाँ पे आप लोग आर्मी की तैयारी वाले बहुत से लोग जाते हैं। तो मैंने देखा वहाँ एक बैठा हुआ था एक स्टूडेंट्स, या हम लोगों से बड़े एज के भैया थे कोई, वो बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस होती है, जब आप उसके इंटरव्यू में जाओगे, हर जगह कैमरा लगा होता है, स्टेशन से उतरने के बाद ही आपकी चेकअप की स्टार्टिंग कर, मतलब आप पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया जाता है। वहाँ जाओगे, बिल्कुल भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एकदम फिक्स करके रखा जाएगा आपको, हर कई तरह के टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आई कन्फ्यूज्ड। मैं CDS के इंटरव्यू में गया था, वहाँ ऐसी कोई बातें नहीं थी। एक नॉर्मल सी गाड़ी आती है जो आपको बस स्टेशन से पिक करती है,
उसके एसएसबी सेंटर पे ले आते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आर्मी के लोग, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हर जगह कैमरे लगे होते हैं, आप कुछ भी बोलोगे हर चीज़ पे नजर रखिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो दे आर पोस्टिंग, है ना, तो दैट्स कॉल्ड दैट एरोगेंसी, है ना। अपनी जो एबिलिटी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे मेरी क्षमता, मैं तो कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी बता सकता हूँ, इस तरह से कुछ एरोगेंसी आती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका अपोजिट होगा मॉडेस्ट, मीन्स विनम्र। एरोगेंस मीन्स घमंडी, अपने एबिलिटी को बढ़ा चढ़ा के बोलना। मॉडेस्ट मीन्स विनम्रता। जैसे आप इससे सबसे अच्छा एक हिंदी की बहुत अच्छी पोएम है जो रहीम ने लिखी थी, दोहा, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोमो मोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हीरा होता है वो अनीरज कुमार सही बोल रहे हैं आप, पता नहीं फ्रेंड्स आप किसके बारे में बता रहे हैं। सो एक चीज़ और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मुझे सर कहते हैं प्लीज़ ऐसा मत कहें। देखिए सर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है एंड आई डोंट डिजर्व इट नाउ। मैं बस आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। अगर आप मेरे साथ डिस्कस करें तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं एसएससी CHSL या CDS या फिर और भी एग्जामिनेशन को लेकर, मैं बस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसका ध्यान रखें कि डोंट कॉल मी सर, दिस अ वेरी रिस्पेक्टेड वर्ड। प्लीज़ आप मुझे फ्रेंड्स कह सकते हैं, गाइस कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। प्लीज़ डोंट कॉल मी सर। सो अगला है एरोगेंट का मॉडेस्ट, तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ऑडेसियस, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। व्हाट मीन्स ऑडेसियस? देखिए नॉर्मली अगर आप इसकी हिंदी याद करेंगे तो ये होता है ढीठ, यार बड़ा ढीठ। कहते हैं ना गांव घर में कि ये बहुत ढीठ आदमी है, किसी से भी भिड़ जाता है, ये सुनता किसी की नहीं। बट देखिए ऑडेसियस का जो क्लियर मीनिंग्स होता है वो है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्डनेस। अब फॉर एग्जाम्पल्स मान लें कि आप 4-5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, सामने एक 10 फीट का गड्ढा हो। अगर कहा जाए भाई इस गड्ढे को फांद जाओ, आप लोग सोचेंगे यार कौन फांदने जाता है, क्या 10 फीट का गड्ढा। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं 50 रुपये दूंगा, कोई फांद के दिखाओ, आप में से फिर कोई कुछ तैयार होंगे, कुछ सोचेंगे यार 10 फीट का इतना गड्ढा है, गिर वर गया तो क्या दिक्कत है। कल्पना करें फ्रेंड्स, इमेजिन करें कि उस गड्ढे के पीछे एक सुंदर सी लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल, हवा में उड़ते बाल, जिस तरह से आपका इमेजिन कर सकते हैं। वो कह रही है कि जो भी इस गड्ढे को फांद जाएगा मैं उसे अपना मोबाइल नंबर दूंगी। आई थिंक आप में से 10 फांद जाएंगे, और अगर कोई लंगड़ा वहां बैठा हो जो आउटसाइड है, वो भी एक बार कोशिश तो जरूर करेगा। तो दैट्स कॉल्ड ऑडिसियस, मीन्स एकदम से आपको जबरदस्त बोल्ड रिस्क कुछ दिखाने की क्षमता। दैट्स कॉर्डली। व्हाट मीन्स कॉर्डली? डरपोक, स्टेप नहीं उठाना। व्हाट मीन्स कॉर्ड? दैट्स मीन्स कॉर्डली कि आप डरते हैं कि इन चीज़ों के लिए नहीं यार छोड़ो, मैं तो नहीं करने वाला है। क्या फ्रेंड्स, चले आई होप अगला वर्ड है फ्यूटाइल। ओके फ्रेंड्स, फ्यूटाइल, व्हाट मीन्स फ्यूटाइल? इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस। कि जब आप किसी भी चीज में रिजल्ट पैदा नहीं कर पाते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्यूटाइल। व्हाट मीन? जैसे मान लें कि आप कुछ बीज लें और उसे यूं ही सड़क पर छीट दें, क्या लगता है? इस सड़क पर फेंक दें, बिखरा दें, डिस्पर्स कर दें, आपको क्या लगता है उसमें से पौधे आएंगे? नहीं, दिस इज फ्यूटाइल। फिर फ्रेंड्स अब एक चीज़ और भी, आकर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो प्लीज़ इस बात को बहुत अंडरलाइन ढंग से समझें या बहुत ही अच्छे से समझें कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपकी स्किल टेस्ट करते हैं, आपके नॉलेज टेस्ट करते हैं, और वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कि आपके प्रेशर भी चेक किए जाते हैं। दैट्स नॉट योर एकेडमिक एग्जामिनेशंस कि आपको सिर्फ पास करना है। यहाँ पे आपको पास ही नहीं करना है, दूसरों से बेहतर करना है। प्लीज़ इस वर्ड को आप इस डिफरेंस को समझें। दैट्स मीन कम्पिटिटिव। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दिन भर आप बैठ के पढ़ते रहें, दिन रात पढ़ते रहें, आपकी आंखें सूज जाए, आप इस स्थिति में आ जाएं कि लोग पहचान ना पाएं, दाढ़ी आपकी इस तरह से बढ़ जाए कि आप लगे कि बस सतयुग से आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। इस तरह से भी ना बन जाए कि कितने दिनों से आप नहाया नहीं, आपके साबुन को मौका नहीं मिला है कि वो आपके शरीर को स्पर्श करे। आप अपने शरीर पे इतने ज़्यादा मैल मत ना जमा लें, उस पर पेड़ पौधे उगाए जाएं, कृषि का एक नया तरीका ईजाद किया जाए, जैसे बॉडी फार्मिंग कही जाए। ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जो ज़रूरत होती है आपको ये जानने की कि हमें क्या पढ़ना है और उसे कैसे पढ़ना है। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह से, जैसे मान लें हमें फ्यूटाइल को कैसे याद करना चाहिए, आप भूल भी सकते हैं, आप इसे वर्ड याद रख रहे हैं, किसी घटना से याद कर ले। मान लें आपका कोई दोस्त है या कोई ऐसे हैं जो सीनियर है, 5 साल से दिल्ली में रहे, उनकी कोई भी कंपटीशन नहीं निकली, कोई सी में उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, तो उनका वहाँ रहना क्या हुआ? फ्यूटाइल। आप इसे जोड़ सकते हैं, फ्यूटाइल। और अगर मान लें कि आप जाएँ, आप पढ़ रहे हैं और आपने रिजल्ट दे दिया, दैट्स कॉल्ड वर्दी। इसे देखिए कई वर्ड्स बनते हैं, प्रेज वर्दी, बहुत अच्छे सावन जी, थैंक यू।
प्रेजवर्दी, व्हाट मीन्स प्रेजवर्दी, प्रशंसा के लायक। व्हाट मीन्स, अगर आप और भी वर्ड को देखें तो वर्दी उसमें मिलता है। वर्दी मीन्स आप उस लायक होते हैं, आप योग्य हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एलियन। आप तो जो वर्ड से खूब सुनते होंगे, एलियंस आ रहे हैं, अरे एलियन आने चाहिए, एलियन पे कितनी मूवी होती है। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप, शुभम कुमार, हेलो सर, ओके हेलो, प्लीज सर, नो, शुभम कुमार जी थैंक यू वेरी मच। एलियन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। देखिए यहाँ पे इस एलियन का मतलब कंट्री दिया गया है, आप ये ना समझें कि फॉरेन प्लेनेट, कोई से अलग प्लेनेट से, हालांकि हम उस वर्ड को यूज कर लेते हैं। तो एलियन मीन्स होता है विदेशी, तो विदेशी का मीन्स जो बाहर के हों, और इसके नेटिव, आप जानते हैं कि हम सब इंडिया के नेटिव हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम होगी तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन पे आपने पढ़ा होगा, आर्यंस आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वेयर सिटीजन, नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो नेटिव थे। सो एलियन मीन्स आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एलियन, और एलियन कहाँ से आते हैं, बाहर से, तो चलो ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स कितने बजे से स्टार्ट होती है क्लासेज? देखिए आज 2:45 पर मेरी क्लास है, और आई होप कि मैं एक बार रूटीन चेक कर लूँ। कल मेरी क्लासेज 4 बजे से है, तो 2 क्लासेज जो मेरी होंगी, 3 क्लासेज, वो 2:45 से 3:45 पर है, और एक क्लासेज मेरी जो कल की है वो 4 से 5 पर है। तो आप इस समय मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अपेरेंट, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, नेटिव मीन्स देशज, और एलियन मतलब विदेशी, आप इसे याद कर सकते हैं, कोई देशी होता है और कोई विदेशी होता है। क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ऑब्वियस। देखिए 2 वर्ड, एक वर्ड फिर से आपका आ गया ऑब्वियस। फ्रेंड्स इसकी फिक्र आप बिल्कुल ना करें कि कंपटीशन में पूछे जाएंगे कि नहीं। मैं मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे पढ़ना छोड़ दें, कि आप पूछा नहीं जाएगा, जरूर पूछे जाएंगे। कुछ वर्ड्स तो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, आप में से जो CHSL लेने जा रहे हो, CGL लेने जा रहे हैं, या आप में से किन्होंने दिया हो तो कुछ ना कुछ वर्ड्स तो उनके जरूर आ रहे होंगे। तो एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप मान लें कि नहीं भी आप एग्जामिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि द इन्वेस्टमेंट यू डू इन नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी ज्ञान, जो भी निवेश आप ज्ञान में करते हैं वो सबसे अच्छा होता है। मगर फिर आपको लग सकता है कि अभी यह तो कोई यूजफुल नहीं आ रहा है सर, इतना दिन हमने कोई यूजफुल नहीं आ रहा है, हम कैसे इसे प्रयोग करें, हमने याद कर लिया, कभी काम नहीं आया। फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने यूट्यूब पर जब जाएं तो वहाँ पे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी। उसके हिंदी वर्जन भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश वर्जन भी। आप सिर्फ ये सर्च करेंगे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स का भाषण। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल आपकी मदद करेगा। अगर आप लिख नहीं पाए तो बस आप बोल दें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स का भाषण या स्पीच, वो आ जाएगी। तो उसमें आप कल किस चीज़ की क्लास है सर का टॉपिक देखिए, जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं उसी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जो उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हम सही अल्टरनेटिव तक पहुंचे, मैं कल आपको ये बताऊंगा। टेक्नो पबजी ग्रामर, पता नहीं ये कौन सा चैनल है। थोड़ी इमोजी भेजी, थैंक्स फॉर आपकी इमोजी। तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि आप अपने लाइफ में जो भी अपनी पिक्चर बनाओगे, है ना, जो भी आप करोगे, कनेक्ट द डॉट्स, एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको कि आपकी लाइफ में जो भी आप छोटे छोटे काम करते हैं वो उस समय आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। जैसे अपने लाइफ में उन्होंने एग्जांपल दिया था कि जब वो मैग्नेटॉस को डिजाइन कर रहे थे, उससे पहले जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा था तो उन्होंने एक कैलीग्राफी सीखी थी, मीन्स खूबसूरत राइटिंग कैसे की जाती है। उस समय कंप्यूटर्स जो होते थे वो नॉर्मली सीधे लिखाते थे, ABCD, बस उसमें कोई ज़्यादा फॉन्ट नहीं थे। मतलब जो आज आप देखते हैं ना डिफरेंट टाइप के, आप अगर स्टेटस टाइप करते हो व्हाट्सएप के तो कई ढंग के इंग्लिश लिखने के लिए आते हैं राइटिंग्स। तो जब उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी और मैग्नेटॉस बना रहे थे तो उन्होंने उसमें से ऐड कर दिया था, और इसके कारण कंप्यूटर में जो आप खूबसूरत राइटिंग्स देखते हैं विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के, वो संभव हुआ था, और वो चीज़ ने एप्पल को टॉप पे पहुंचा दिया था। तो फ्रेंड्स अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या होगा, आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप आगे बढ़ जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपने आज की थी उनका इस फ्यूचर में क्या उपयोग हो रहा है, उस तब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट, अपेरेंट, क्लियरली विजिबल, अंडरस्टूड, ऑब्वियस मीन्स बिल्कुल सुस्पष्ट। जैसे आप मान के चलें कि कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे अभी आप अगर पढ़ रहे हैं, इसे मेरे साथ डील करते रहें, आप खुद भी देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो जब आप SSC की क्लासेस देखेंगे, SSC के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इजी लगेंगे। दैट्स अपेरेंट, बिल्कुल सामने। हिडन मीन्स छुपा हुआ। नॉर्मली इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं कि जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं वो हिडन होती हैं। अपेरेंट, इससे से वर्ड बनता है अपेरेंटली, बिल्कुल साफ साफ दिख जाना, हाँ ये ठीक है, मीन्स क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, या फिर आसानी से आप समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 2 + 2 = आप बोलेंगे 4, अपेरेंटली है। बट अगर मैं कह दूं कि 2 × √2, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। व्हाट्स मीन्स मायोपिक, एक वर्ड आता है मायोपिया, बायोपिया, इस तरह से कई शब्द आते हैं।
सो व्हाट मीन्स मायोपिक, क्या हो सकता है इस मायोपिक का मतलब? फ्रेंड्स, शॉर्ट साइटेड, साइंस के वर्ड। आप एसएससी की वेरिएशंस देखें, वो बिल्कुल नहीं कह रही है कि मैं सिर्फ लिटरेचर से पूछूंगी, एक आपके नॉलेज का वो सीमा जानना चाहती है। व्हाट, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप ऐसे ग्रेजुएट किया है आपने, ग्रेजुएट मीन्स आपने चीज़ों को अच्छे से देखा है, आप काफ़ी सारी चीज़ अपने अगल बगल की चीज़ों से। शुभम कुमार, एसएससी एमटीएस में है ये टॉपिक? हाँ बिल्कुल, एमटीएस में देखिए बिल्कुल एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शॉर्ट साइटेड मीन्स फार साइटेड, शॉर्ट साइटेड सॉरी मायोपिक मीन्स कम जब चीज़ें जिनको थोड़ी होता है ना निकट दृष्टि दोष, इसको आप कह सकते हैं, कम दृष्टि दिखती है, कम दूरी की दिखती है। फार साइटेड आपको दूर दृष्टिता, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं काफ़ी दूर दूर तक। वैसे फ्रेंड्स आप ये देख लें, जब आप बुक्स खोलें तो आपको बुक्स में कुछ ऐसी लगेगी नहीं यार इसमें क्या पढ़ना है, ये तो कुछ काम की चीज़ नहीं है, दैट्स कॉल्ड मायोपिक। मगर अगर उसी बुक को कोई हाथ में लेके एक अच्छी सी लड़की चल रही हो तो आपको बुक का नाम भी दिख जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी दिख जाएंगे, दैट्स कॉल्ड फॉर साइटेड। आप ऐसे देखिए इस चीज़ों से याद, ह्यूमरस थिंग से चीज़ों को याद भी कर सकते हैं, ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, ऑब्स्टिनेट। व्हाट मीन्स ऑब्स्टिनेट? स्टेबर्न, देखिए फिर से मैं कह रहा एक वर्ड से आप कई वर्ड याद कर सकते हैं। स्टेबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज one's opinion or chosen course of action, decision, attempts to persuade one to do so. Obstinate means क्या हुआ? Obstinate means होता है दुराग्रही, जिद्दी, कि मतलब आप उसको अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए नहीं करवा सकते, उनकी ओपिनियन चेंज नहीं करवा सकते हो, है ना? तो बिल्कुल जिद पड़ेंगे कि मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा, और ना और चूजन कोर्स ऑफ एक्शन, और जो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं उसे वो बदलेंगे नहीं, चाहे कोई कुछ कह ले। फॉर एग्जाम्पल आप उसका सबसे अच्छा समझ सकते हैं कि गांधी जी ने, क्रिस मेरा आपको दिखा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं भी यंग ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि अब लड़कियां मुझे विजिबल नहीं होती हैं, ऐसा। और फिर मैं भी एक दौर से गुजर रहा हूँगा, जब मैं 19 का हूँगा, 20 का हूँगा, मैं भी टीन एज में हूँगा, स्वीट एज में। तो एवरीवन हैज़ ए लव स्टोरी, तो आई टू हैड ए लव स्टोरी। ऑब्स्टिनेट मीन्स रिफ्यूजिंग टू चेंज, इट मीन्स कंफ्यूज्ड। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है बिल्कुल अपने चीज़ पे अड़े रहना। जैसे आप देखें 1921 जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी अड़ गए कि नहीं, अगर चौरा चौरी कांड हुआ है, अगर हिंसा हुई है, तो मैं अपना आंदोलन मूवमेंट वापस लूंगा चाहे कुछ हो जाए, और उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। दैट्स कॉल्ड ऑब्स्टिनेट, दैट्स उन्होंने अपनी चीज़ों पर अड़े रहे। ओके फ्रेंड्स, सो इसका उल्टा ऑब्स्टिनेट मीन्स आप एकदम बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल लक्ष्य के प्रति है। कंफ्यूज्ड मीन्स आपको पता नहीं कि क्या करना है, हाँ ठीक है ये करना है। जैसे अगर आप कभी बत्रा, आप में से अगर कोई दिल्ली में रह रहे हो तो मुखर्जी नगर में एक जगह है बत्रा, आप वहाँ चले जाएं। जैसे आप वहाँ जाएंगे और अगर आप किताबें देखना स्टार्ट करेंगे, जो दुकानदार होते हैं वो आपको पूरे अनुभव बता देंगे। अरे ये ले लो, ये तो एसएससी में आ रही है, पिछले 5 साल से भी अरिहंत टॉप पर चल रही है, अरे अरिहंत का तो उतना नहीं आ रहा, अभी ये आ रहा है। मतलब लग रहा है कि वो सारे एग्जामिनेशन दे चुका है, सारे उसके रिजल्ट्स हैं, वो बैठे हुए हैं और बिल्कुल किताब लिखने वाले से बेहतर वो जान रहा है कि किस किताब में क्या है, एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। हालांकि ये सच नहीं होता है। अब उस समय आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरिहंत का लूँ, स्पार्क का ले लूँ, किसका ले लूँ। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट, कुछ वर्ड और है फ्रेंड्स, एक है मॉर्नफुल। सो व्हाट मीन्स मॉर्नफुल? अब एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स आप वर्ड को देख रहे हैं मेरे साथ, जो अभी आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें तो चलिए आपको याद हो ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं होता है, आप इन चीज़ों को आराम से याद कर पा लेंगे, ये हो जाएंगे आपको। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे वर्ड बचेंगे जो आपको याद नहीं होगा या फिर चीज़ें, तो उसके लिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप डेली 2-4 वर्ड करें। देखिए ऐसा कोई स्थापित रूल नहीं है कि आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे, इसकी कोई नियमावली नहीं है कि आप एसएससी कैसे क्रैक करेंगे। एक सिंपल सा जो मुझे रास्ता पता होता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मीन्स रास्ते अनेक हैं, आपको जो रास्ता सूट करता है, आपको जिस रास्ते पर चलना होता है आप चलें। कभी ये मत समझें कि आपका रास्ता गलत हो सकता है, आप इसे एक बार जज कर लें अगर आपको ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लें कोई ऐसा पर्सन है जिसे सोने में खूब मजा आता होगा, वो जहाँ जब मौका मिलता होगा सो जाता होगा। अब आपको लग सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सोता हो भला क्या कर सकता है। सोच के देखें फ्रेंड्स कि किसी सोने वाले व्यक्ति ने, जिसे सोने में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, स्लीप वेल नाम का गद्दा बनाया होगा कि बढ़िया से हम सो जाए।
किसी ऐसे आदमी ने जिसे होटल जाके खाने में बहुत लेजीनेस लगा होगा कि यार होटल में क्यों जाऊं, यहीं कुछ आ जाता, उसी ने जोमेटो और स्विगी की नींव डाली होगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स आपके स्टेटमेंट से आपका वर्क, आपका तरीका गलत हो सकता है, बस आपको अपने तरीके पर भरोसा होना चाहिए। नेक्स्ट, mournful, feeling, expressing और inducing sadness, regret और grief। mournful, आप अगर रामायण जानते हो तो सीता अकेली अशोक वाटिका के नीचे विलाप कर रही हैं, राम राम कर रही हैं, इट्स कॉल्ड mournful। ये सिचुएशन जो है बहुत mournful है। और joyous, अब फिर हनुमान जी पहुंचते हैं, अंगूठी डालते हैं कि भाई ये आ रहा है, और ये जो हमारे लाइफ होता है ना वो इस वर्ड से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है रिलेट होता है। इमेजिनेशन करें कि अगर सीता वहाँ पे हनुमान जी जाते हैं, पता करते हैं कि सीता माँ रो रही थी, आंसू हो रहे थे, सूख के पतली हो गई थी, केस बिखरे हुए थे, इस तरह के सीन में है, और आके राम को बताते हैं, राम बिल्कुल जोश में आ जाते हैं और सीता को छुड़ा लेते हैं। दैट्स कॉल्ड जॉयस। पूरे आनंद, सबको आनंद हो जाता है, भाई सीता आ गई, सीता आ गई, सीता आ गई। फ्रेंड्स जरा सा इमेजिनेशन करें कि अगर हनुमान वहाँ जाते और वो ये पाते कि सीता तो खा पी के मोटी हो गई हैं, खूब हंस खेल कूद रही हैं, पूरा इंजॉय कर रही हैं, और अगर आके राम को बताते तो मुझे लगता है कि रामायण की एंडिंग में राम सीता को छुड़ाने नहीं चाहते। अब पता नहीं, इट्स अ ह्यूमर। सो जॉयस मीन्स आनंद, मीन्स इंजॉय करना। नेक्स्ट है फ्रेंड पैनिकी। व्हाट मीन्स पैनिकी? A sudden overwhelming fear with or without cause that produce hysterical or irrational behavior and that often spreads quickly through a group of person or animals। इसको तो पैनिकी वर्ड आप जो है वो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। मान ले कि एक शेर है जो हिरन के एक झुंड पर अटैक करता है, तो एक झुंड पर जैसे अटैक किया सारे भाग जाते हैं, है ना। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, भागो भागो। आप भीड़ में भी देख सकते हैं, जैसे मान के चलें कि आप अभी तो कोरोना का सीन है, 50-60 लोग एक जगह हैं और किसी 2-3 ने छींक दे दी, पूरी सिचुएशन पैनिक हो जाती है। या फिर जैसे आप कहते हैं व्हाट्सएप पर रूमर्स फैलते हैं कि अरे ये जा रहा है, वैसा हो गया। आपके पास भी कई ऐसे मैसेजेस आते होंगे जिनमें ये लिखा होता है कि इसे आगे फॉरवर्ड करें, इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड करें तो ये मिलेगा, वो करें तो वो मिलेगा, जैसी कई चीज़ें होती हैं। दैट्स, और एक जो बेवजह जो डर का माहौल बनता है, दैट्स कॉल्ड पैनिकी। काम, व्हाट मीन्स काम? शांत। अच्छा ठीक है भैया, जो हो रहा है होने दो, देख लेंगे क्या है। ऐसे पैनिकी मीन्स बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में होना, उथल पुथल में होना। काम मीन्स शांत, आप बिल्कुल शांत हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अभी मेरे पास समय है तो मैं कुछ और भी वर्ड आपसे डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, आप में से जिनको भी डाउट होता हो तो प्लीज़ वो अभी अगर फेसबुक पर कोई मुझे देख रहे हैं तो मैं यहाँ से मैं फेसबुक को नहीं कर पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता फेसबुक में से आप कौन क्या देख रहे हैं, वो प्लीज़ यूट्यूब पर आ जाएं और मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे देखिए डिम्पल ठाकुर ने बताया था कि सर का टॉपिक क्या है, तो मीन्स एक इंटरेस्टिंग है, उन्हें जानने की इच्छा होती है कल क्या पढ़ाना है, सर क्या मतलब मैं कल क्या बताने जा रहा हूँ। या फिर वो ये भी पूछ रहे थे कि किसी चीज़ की क्लासेज हैं और फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, उसकी हिंदी भी बताते चलिए। तो इससे क्या होता है, मुझे एक फीडबैक पता चलता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, या वैसे तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बड़ी बात है कि डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ी बात है कि आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप भी मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपके ही फीडबैक के आधार पर इसे डील कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वर्ड है आपका एनेक्सियस। इसे आप एनेक्सियस भी पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको लेकर इतना ज़्यादा हेडेक मत डालें। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग चेंज होते हैं। जैसे मान लें अगर आप इंग्लैंड चले जाएं तो वहाँ पे जो एन वाला होता है उसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे आप सेंटर कहे जाते हैं, आप अमेरिका में सेंटर कह सकते हैं, आप अमेरिका और ब्रिटेन में से फिनेंशियल कह सकते हैं, फाइनेंशियल कह सकते हैं। आप अगर आइलैंड वेल्स चले जाएं तो वहाँ फिनेंशियल वर्ड यूज किया जाता है। तो इतने ज़्यादा आप उसको लेके सीरियस ना हो कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, आपकी क्या होगी। आपको बस इंग्लिश के साथ इंटरेक्ट करना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत देशभक्त हो, ये कहें कि ये तो विदेशी भाषा है, हम विदेशी चीज़ों को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, हिंदी मातृभाषा है, उसे सीखिए, माँ को आदर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि जो मतलब माँ की सेवा करने आ रही, अगर मेरी माँ हो, थोड़ी सी हो और बीमार पड़ जाए, चलिए बीमार नहीं भी हो, ऐसे भी हो, और मेरी माँ की सेवा करने कोई आ रही है, क्या हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? इंग्लिश को आप ऐसे ही समझिए। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश की सेवा करने वाली है, क्या हम इसकी सेवा नहीं कर सकते? या चले मान लेके चले कि अंग्रेजी इसी की बहन भी है, तो क्या हम अब मौसी का सम्मान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज एनेक्सियस, feeling or showing worry, nervousness or unease about something with uncertain outcome।
एनेक्जियस मीन्स क्या होता है कि आप बेवजह चिंता करते हैं, फीलिंग्स वरी, अब चिंता कर रहे हैं, नर्वसनेस है, अनरेस्ट है, समथिंग विथ अनसर्टेन आउटकम कि क्या हो सकता है। चलिए इसे मैं आपको एक मैच के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ। दीपक ठाकुर सर जेंटलमैन रग है, ओके ओके, मैं इसके बैक में ले लेता हूँ उसे भी, इससे इस वर्ड को मैं आपको ले रहा हूँ। एनेक्जियस मीन्स वरी, नर्वसनेस कि अब क्या होगा, चिंता आपको लग रही है, बाप रे बाप ये होगा कि नहीं होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे मान लें आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 गेंद क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लीजिए आप खुद ही खेल रहे हैं, 2 गेंदों में 6 रन बनाने, दैट्स यूर एनेक्जियस। आपकी टीम एनेक्जियस है कि क्या 2 गेंद में छक्का लगा पाएगा। बॉलर एनेक्जियस है कि क्या 2 गेंद में छक्का लग जाएगा। फील्डर एनेक्जियस है कि यार कहीं कैच आ गया, छूट तो नहीं जाएगा, दैट्स कॉल्ड एनेक्जियस। और मीन्स काम, इसका भी होता है काम, बिल्कुल शांत। अंपायर को देख लें, शांत है, ठीक है भैया, तो कोई जीते कोई हारे, मेरा काम तो बस वो काम होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि रोमांचक मैच में अंपायर भी एक्साइटेड हो जाते हैं, अंपायर भी कुछ और ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो दैट्स अ काम। ओके, एक वर्ड रह गया था जेंटलमैन, तो ए सिविलियस, कॉर्टियस और ऑनरेबल पर्सन, 3 वर्ड आपको दिखाई देंगे, सिविलियस, कॉर्टियस और ऑनरेबल मैन, दैट्स कॉल्ड बूर। सो मीन्स जेंटल मीन्स होता है कि चलिए बहुत अच्छा आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, और जिसको बॉर जिसको कह रहे हैं आप, ये होता है बुरा आदमी, गलत ढंग का आदमी कि हाँ ठीक है यार, आप नॉर्मली सेंस में देखते होंगे। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये रूट वर्ड पर भी डिपेंड करते हैं। एक वर्ड रूट होता है फिल, एक होता है एंथ्रोप, तो उसके बारे में आप अगर जानना चाहें तो वर्ड पावर मेड इजी एक किताब है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक अच्छी है जो आपके वर्ड पावर को इंक्रीज कर सकती है। और फ्रेंड्स, तो philanthropist a person who seeks to promote the welfare of others especially by the generous donation of money or good causes। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स वो होता है जो उदारवादी होता है, जिस तरह से उदारवादी से भी आप ऐसे समझ लें जो मानव प्रेमी होता है, जिसे मानव से प्रेम, फिल मतलब प्यार कर रहा हूँ, एंथ्रोप मतलब मानव जाति, जो मानव जाति से प्रेम करता हो। जैसे मान लें कभी कोविड हुआ तो रतन टाटा जी ने इतने पैसे दिए, उन्होंने इतने पैसे दिए, तो जो किसी भी चीज़ के लिए प्रमोट, लोगों की भलाई करने के लिए जो बड़ा डोनेशन देता हो, पैसा हो या फिर बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराता हो, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और फिलेंथ्रोपिस्ट का अपोजिट जो है माइजर। व्हाट मीन्स माइजर? मीन्स ये दुख देने वाला, उसे उनका मतलब नहीं है, कंजूस टाइप का आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ों को खर्च करना नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता, दैट्स कॉल्ड माइजर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंटेलिजिबल, एबल टू बी अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंसिबल। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो सेंस होता है वो अक्सर निगेटिव होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह उसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजिबल को आप ले लें, आप इसे का बिल्कुल भी मत समझे कि ये कुछ ऐसी चीज़ है इसमें निगेटिव होगा। इंटेलिजिबल मीन्स एबल टू बी अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंसिबल, आप समझा सकते हो चीज़ों को। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे गौर कर रहे हो तो ये एसएससी 2007 के हैं, कुछ 96 के हैं, कुछ 98 के हैं, तो देखिए बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इंटेलिजिबल हो रहा है, कंफ्यूज अभी कुछ देर पहले आया था, वर्ड रिपीट भी होते हैं एसएससी में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत कम सिलेबस है और बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। सो इंटेलिजिबल मीन्स एबल टू बी अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंसिबल, एंड अपोजिट इज कंफ्यूज्ड। इंटेलिजिबल बिल्कुल सुस्पष्ट, आसानी से समझ में आ जाने वाला। कंफ्यूज मीन्स आप जानते हैं, आप खुद भी कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम सब भी कंफ्यूज होते हैं। मान के चलें आप जा रहे हैं, आपकी जेब में 25 रुपीज़ है, सामने मोमोज दिख रही है 20 में 5, इधर है 20 में 1 प्लेट चाउमीन। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि अगर आप मोमोज खा लें तो चाउमीन नहीं खा सकते, आपको खाने की इच्छा दोनों कर रही है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर आपका जो आपका रूममेट है आपको याद दिलाता है कि अरे रूम में तो आलू भी नहीं था, देन वहाँ भी कुछ नहीं है, आपको वहाँ के लिए भी लेना है, एंड यू आर मोस्टली टोटली कंफ्यूज। So intelligible means to be understood clearly, comprehensible and confused. अगला है फ्रेंड्स loquacious, tending to talk a great deal, talkative। क्या कभी आपने शोले फिल्म देखी? आप में से, मुझे तो फ्रेंड्स इतना लग रहा है कि जो भी पर्सन मेरे से इंटरेक्ट है उनमें से बहुत से लोगों ने शोले जरूर देखी होगी। उसमें एक किरदार होता है, किरदार मीन्स एक कैरेक्टर होता है, और वो जो कैरेक्टर है उसका नाम बसंती है। आप बसंती के कैरेक्टर को या तो यूट्यूब पे भी अब आप देख लें, वो हमेशा बोलते रहते हैं। आपने उसके स्टेटमेंट्स को देखा, कहाँ जाना है तुम्हें, मुझे लगता है तुम तो यहीं को, अब बताओ घोड़ा, धनो तो हमारी घोड़ी है, घोड़ियों के भी गाड़ी खींचती है। इस तरह से वो लगातार जो चैटिंग एवरी टाइम, दैट्स कॉल्ड। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं ना, हम लॉकोसियस कहते हैं कि यार दिन भर ये बोलते ही रहता है, टॉकेटिव, बकवादी कहते हैं, दिन भर ये बकर करते रहता है।
एंड सपोर्ट दैट बेस्टफुल। व्हाट मीन बेस्टफुल मीन्स दैट कि ये जो होते पर्सन्स मौन होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है, काम की चीज़ ये बोलेंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मान के चले कि आपके कोई अंकल हो या फिर किसी, अब ऐसे चौराहे पर जाए जहाँ पर कुछ नेता टाइप के लोग हों, देखिए वो नेता है, नेता टाइप के हों, अब उन्होंने पान वान खाया हो या फिर आजकल तो वो चलता है तिरंगा पान बाहर, साइलेंस। आप कुछ बोलो कुछ बोलो तो उस समय से आप कह सकते हैं कि बेस्टफुल है। ये सिचुएशंस बेचारे वो जो बंदे उस वक्त है वो बेस्टफुल है कि वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। नेक्स्ट फ्रेंड, कंबर्शन, लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज अनवाइडली। फ्रेंड्स एक जैसे आपको कंबर्सम क्या, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपको इंग्लिश कंबर्सम लगती होगी। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको इंग्लिश एक तरह से बोझ ही लगता होगा कि यार ठीक है, क्यों डाल दिया गया, नहीं डाल दिया जाता तो अच्छा होता। कॉल्ड कंबर्सम। ओके फ्रेंड्स, तो कंबर्सम मतलब एक बोझ होता है। बहुत पहले ग्रीक की कहानी है, लैटिन कहानी की, एक लड़की जो थी वो अपने छोटे भाई, 8 साल की लड़की अपने 5 साल के भाई को पीठ पे लाद के ले जा रही थी। तो ग्रीक फिलोसफर उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम इतना भारी बोझ लेके कैसे जा रही हो, तुम तो मात्र 8 साल की लड़की हो, तुम्हारा भाई 5 साल का है, 12-15 किलो वजन होगा इसका, इतना भारी बोझ लेके कहाँ जा रही हो। लड़की ने कहा कि बोझ कहाँ है। फिलोसफर ने कहा तुम्हारे पीछे तो है। लड़की ने कहा वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो भाई है, बोझ कहाँ है। उस लड़की ने अपने भाई को बोझ नहीं समझा। तो इंग्लिश के साथ भी है, आप इसे सब्जेक्ट समझे, बोझ नहीं। जब भी आप इसे बोझ समझेंगे ये आपके लिए भारी होगी। अगर आप इसे सब्जेक्ट समझेंगे, नॉर्मली डील करेंगे जैसे और सब्जेक्ट है, उसी की तरह ये भी है। तो फ्रेंड्स, कंबर्सम मीन्स बोझ, इसका है कन्वीनियंट, या फिर एक कंबर्सम मीन्स ऐसा समझे कि बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं, तकलीफदायक, ठीक है। और कन्वीनियंट मीन्स आराम। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें कि आपको अभी भी पता चलता है कि आपकी शादी कहीं लग गई हो, अगर आप 21 के पहले हो तो ऐसा ना हो, लड़की अगर 18 के पहले हो तो ईश्वर करे ऐसा ना हो। और आपको ये भी पता चलता है कि जिससे आपकी शादी लगने वाली है वो आजकल ही दिल्ली से, मतलब इधर किसी भी समझ लें आपकी आप ही के गाँव आई है, आपका फ्रेंड्स कहता है भाई इसी से लग रहा है, ये दौड़ के आना है, आ जाओ। अब आप क्या करेंगे, 4 दिन वो रहने वाली है। अगर आप दौड़ के गए, स्टेशन पहुंचना है, लंबा दुख है शादी के बाद, तो अभी आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे, आप ट्रेन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कंबर्सम होगा, सीट मिलने वाली है नहीं। अगर आप स्लीपर में घुस भी गए हैं तो फिर किसी बैठे रहिए, कहीं जगह मिली तो ठीक है, ऐसे तो जाएंगे। लेकिन मान के चलेगा आपकी सैलरी उसी दिन आई है, आपने तुरंत 3rd क्लास AC में, 3rd AC में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर टिकट ले लिए, दैट्स योर कन्वीनियंट। आराम से आपने पैर पसार लिया है, कुछ ही क्षण जीवन में आपका सुख है शादी से पहले का, जो उतना भोग करना है आप उसे करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, अगला है इविडेंट। व्हाट मीन्स इविडेंट, आपने कभी सुना होगा, जैसे फिल्म में, मैं अक्सर फिल्मों का उदाहरण इसलिए देता हूँ फ्रेंड्स कि फिल्मों में बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिल्में हमारे समाज से ही प्रेरित होती हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इविडेंट मीन्स क्लियरली सीन और अंडरस्टूड ऑब्वियस। क्लियरली सीन, इविडेंट कहते हैं ये एविडेंस, एविडेंस मीन्स सबूत, ये उस समय का चीज़ थी, है ना, एविडेंस जो आप कहते हैं। एविडेंट, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड ऑब्वियस, जिसको साफ साफ देखा जा सकता है, बिल्कुल अस्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, क्लियरली विजन किया जा सकता है, दैट्स कॉल्ड एविडेंट। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मीन्स धुंधला धुंधला, कुछ दिखे ना आपको, उसे को ऑब्स्क्योर कहते हैं। कुछ और वर्ड लूंगा मैं फ्रेंड, देखिए एक वर्ड है सबलाइम, अ वेरी ग्रेट एक्सेलेंस और ब्यूटी। कुछ सबलिम पढ़ते हैं, कुछ सबलाइम पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता आप इसे क्या पढ़े, बट प्रोनाउंसिएशन को मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियसली ना हो। ऐसे से आपसे प्रोनाउंसिएशन पूछनी नहीं जा रही है ना, वो आपको सबलाइम होगा, एक सबलिम होगा बस। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस तो यहाँ जरूर है कि आप लिखने वक्त में इससे अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही रहेगी तो बहुत ज़्यादा वर्ड आप सही लिख सकते हो। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान करें। इसके लिए अगर आप डिक्शनरी यूज करें तो इसका जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबलाइम मीन्स ऑफ वेरी ग्रेट एक्सेलेंस और ब्यूटी, या तो जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो या फिर खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन इज ए सबलाइम फिजिशियन, उनके पास जो फिजिक्स के नॉलेज थे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअलिटी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज ए सबलाइम प्ले राइटर, विलियम शेक्सपियर, दैट्स कॉल्ड। कालिदास का भी आप नाम ले सकते हैं। और फिर लाजवाब खूबसूरती, अगर आप में से कुछ लोग खूबसूरती को जानते होंगे तो वो प्रियंका चोपड़ा को तो आपने देखा ही होगा, ऐश्वर्या राय सबलाइम ब्यूटी, मर्लिन मुनरो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इन्फीरियर मीन्स छोटा, कमजोर, है ना फ्रेंड्स। सुपीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स कुछ चीज़ें जो आपसे कम हो। सबलाइम मीन्स एक अच्छा ऊपर खासा, जैसे ताजमहल इज ए सबलाइम
बिल्डिंग, बट व्हाट मीन्स इन्फीरियर? माई बिल्डिंग इज इन्फीरियर बिल्डिंग, मेरी बिल्डिंग कोई ताजमहल नहीं है, या जो मैं बनाऊंगा वो भी ताजमहल नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ताजमहल नहीं बना सकता हूँ, एग्जैक्टली ये है कि मुझे मुमताज़ नहीं मिली है, और अगर मिल भी जाती है तो वो मरती नहीं है, तो इसलिए मैं ताजमहल बनाने का आइडिया फिलहाल छोड़ रहा हूँ। अगला फ्रेंड्स, लैकाडेसिकल, लैकिंग इंथुसिज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसली लेजी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपका नाम ले सकते हैं क्रिस मीरा, आई थिंक इन्फीरियर में ले सकते हैं आप मेरा नाम, सबलाइन में नहीं। लैकाडेसिकल्स, लैकिंग इंथुसिज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसली लेजी। तो ये जो होता है लैकाडेसिकल्स मीन्स आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका उत्साह की कमी होती है, इंथुसियाज्म की कमी होगी। डिटर्मिनेशन, जो लापरवाह और आलसी भी, लापरवाह आलसी, अच्छा ठीक है कर लेंगे, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, नोटिफिकेशन आएगा तो कर देंगे, तब भर देंगे, और कितनी इंग्लिश की चीज़ें हैं, 10-12 तो चीज़ें हैं, हम उसे देख लेंगे, इस तरह से। फ्रेंड्स, इसका क्या होता है? इंथुजियास्टिक, पूरा उत्साही, जोश में अगर आप हो, एकदम पूरे जोश की बातें कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड इंथुजियास्टिक। और फ्रेंड्स, दो और वर्ड है, कर्सरी, हैसी एंड देयरफॉर नॉट थ्रू और डिटेल्ड। कर्सरी मीन्स होता है, आपने कभी कंप्यूटर यूज किया होगा तो आप उसमें कर्सर देखते हैं, बहुत छोटा सा होता है। कर्सरी बिल्कुल संक्षेप, जितनी काम की बातें हैं सिर्फ उतना ही बताना, उसके बाद की चीज़ों को बिल्कुल नहीं बताना। ओके फ्रेंड्स, तो कर्सरी मतलब थ्रो, पूरा थ्रो जाते हैं, आपकी पूरी चीज़ों को डिटेल्स में समझाते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस तरह को, दैट्स कॉल्ड थ्रो। इंसोलेंट, शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। देखिए एक और फ्रेंड से मिलता वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, उसका मतलब दिवालिया होता है, तो उसे आप इससे मिस ना करें। इंसॉलेंट मीन्स होता है शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, थोड़ा सा अपना रूड दिखाना, रूडनेस दिखाना, है ना, कि आप देख सकते हैं शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जिसमें कम रिस्पेक्ट हो, थोड़ा सा एरोगेंसी ज़्यादा हो, रूडनेस ज़्यादा हो, और इसके कई रीजन्स हो सकते हैं, या तो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस हो, आप समझते हो कि हाँ ठीक है हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। ओके, और भी कुछ वर्ड इसके जो अपोजिट है, हम्बल मीन्स बहुत विनम्र, नॉर्मली विनम्र, है ना, तो विनम्र का आंसर होता है, आप समझ सकते हैं कि जो मॉडेस्ट हो, जैसे गांधी जी एक विनम्र थे। एक सिंपल सी रीजन्स होती है कि आप में से जो भी, आप इसे कैसे पहचानेंगे कौन सा इंसॉलेंट है कौन सा हम्बल है, तो जिसके पास अपने क्षेत्र की नॉलेज जितनी कम होती है उस चीज़ों पे वो उतना अड़ता है। और हम्बल मीन्स ये पर्सन जिनमें आपके जितने ज़्यादा नॉलेज होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी होगी, आप उतने ज़्यादा हम्बल होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ कुछ परिचय दिया है, कुछ वर्ड्स को बताया है कि कैसे आप इसे समझ सकते हैं, कैसे आपको एसएससी सीएचएसएल के वर्ड के लिए तैयार होना चाहिए। कल कुछ क्वेश्चंस को जो है मैं डील करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर जिसे पूछे जाते हैं, कैसे हम सही अल्टरनेटिव तक पहुंचेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजिंग अल्टरनेटिव हो गया, एसएससी को पूछने का तरीका क्या होता है, क्या वो काफ़ी आसान सब पूछती है या फिर बहुत मॉडरेट पूछती है। देखिए, चीज़ों को आप हमेशा एक पूरे व्यू में देखें, इन होल में, इन टोटो में देखें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लें कभी एंटोसिनोम्स बहुत ज़्यादा टफ आ गए तो दूसरे सेक्शंस थोड़े से डाउन आते हैं, कभी इंग्लिश सेक्शन बहुत आपका टफ आ गया तो जो मैथ का सेक्शन से होता है वो इजी होता है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एसएससी को आपसे पर्सनली दुश्मनी हो, आप जिस दिन गए उस दिन उन्होंने कंपटीशन को बहुत हाई कर दिया, एकदम बहुत ज़्यादा, आप जो पढ़ के गए थे कुछ भी नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर मान लें एक सेक्टर आपका डाउन होता है तो निश्चित रूप से अलग अलग सेक्टर को कमजोर या फिर कुछ ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंपटीशन की सच्चाई होती है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको कुछ डील किया है, कुछ वर्ड्स को। अगर आप में से किसी को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो ये दूसरे को भी बताएं, इसे लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ताकि और भी फ्रेंड्स कल जुड़ सकें, और कल जब मैं चर्चा कर सकूं, अपना आपको बता सकूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। मैं ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इससे अगर आप बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा, हम दोनों को फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से मेरे व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही, आपको भी एक फ्री प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप फ्री ढंग से तैयारी कर सकते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको डील कर सकता हूँ, आपको जो प्रॉब्लम्स है आप मुझे सॉल्व कर सकते हैं। क्रिस मीरा जी, कितना ज़रूरी है अब मेरी खातिर तू मुश्किल है, मुश्किल ही लफ्ज़ों में कह पाना, आपके लिए नहीं आपके लेक्चर के लिए। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप इसी तरह शेरो शायरी करते रहें, हो सकता है कि नेक्स्ट शायर में आपका नाम आए। तो आप ये देख सकते हैं कि गालिब कभी कभी लड़कियों पे भी आ जाते हैं, शायद अगर क्रिस मीरा नाम से तो लड़की ही लग रही हैं। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक्स कि आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे साथ अपने विचार साझा किए, और कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा एसएससी प्रीवियस के क्वेश्चंस को डील्स लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट।